Welcome back friends on my YouTube channel Dr. Manish Kumar Saini in this new video जो कि भस्म परीक्षा से रिलेटेड है। भस्म कैसे करते हैं इसकी परिभाषा हमने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि भस्म बनने के बाद में हमको उनकी कौन कौन सी परीक्षा करनी चाहिए। सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं श्लोक के साथ में कि भस्म परीक्षा का श्लोक क्या होता है या उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो श्लोक इस तरीके से है। मृतं तरति यत्तोये लोहम वारितरम हि तत् अंगुष्ठतर्जनी स्पृष्टं यत् रेखांतरे विशेत् मृतं लोहम तदुदिष्टं रेखा पूर्णविधानत गुडगुंजा सुखस्पर्श मध्वाजैसे योजितं नायाति प्रकृतिं धमनाथ आपुनर्भवमुच्यते तस्योपरि गुरुद्रव्यं धान्यं च उपनयेत् ध्रुवम् हंसवत तीर्यते वारिण्यम उत्तमं परिकीर्तितं रोप्येण से संयुक्तं द्विमातं रोप्येण नो लगेत् तदा निरुत्थम इत्युक्तं लोहम तद पुनर्भवम्। अब हम एक एक करके श्लोक में लिखे हुए पॉइंटों को देखेंगे। अब हम बात करते हैं वारितर भस्म की। तो वारितर भस्म क्या होती है ये हम देखेंगे कि जो भस्म जल के ऊपर आसानी से तैर सकती है उसे वारितर भस्म कहा जाता है। कि हम जानते हैं जैसे धातु आदि क्या होते हैं, भारी द्रव्य होते हैं, भारी खनिज होती हैं या धातुएं होती हैं, तो वो उनके जो सूक्ष्म कण होते हैं अगर उनको हम जल पे डालेंगे तो वो आसानी से उस पर नहीं तैर पाएंगे। लेकिन जो भस्म रूप धातु होती है वो आसानी से जल के ऊपर तैर सकती है। वारितर भस्म की लघुता को प्रदर्शित करती है कि वो है या उसकी पूर्व धातु जिससे वो बनी है उसकी तुलना में वो लघु है। ये उसकी वारितर परीक्षा कहलाती है। ऊणम, पूर्व में हमने देखा था कि वारितर भस्म जो जल की सतह पर आसानी से तैर सकती है उस भस्म को वारितर भस्म कहते हैं। तो उसी से संबंधित एक और परीक्षा है जो उसकी और उत्तमता को प्रदर्शित करती है, उसे हम ऊणम परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा के अंतर्गत हम सतह पर तैरती हुई भस्म के ऊपर कुछ भारी कण जैसे धान आदि के कणों को रखते हैं तो वो भी उसके ऊपर हंस के समान तैरते रहते हैं। तो इस परीक्षा को ऊणम परीक्षा कहते हैं। ये उत्तम परीक्षा भी कहलाती है। ये अत्यधिक लघुता को प्रदर्शित करती है धातु भस्म की। रेखापूर्णता, तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में रगड़ने पर जो भस्म तर्जनी और अंगुष्ठ की रेखाओं के मध्य प्रवेश कर जाती है उस धातु भस्म को रेखापूर्ण भस्म कहते हैं। रेखापूर्ण भस्म धातु भस्म की सूक्ष्मता को प्रदर्शित करती है कि वह पूर्व धातु के सूक्ष्म कणों की तुलना में अत्यधिक सूक्ष्म हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका शरीर के अंदर अवशोषण आसानी से एवं पूर्ण रूप से होता है। अपुनर्भव परीक्षा। अपुनर्भव जैसा कि इसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि अपुनर्भव जो अपनी प्रारंभिक स्थिति में ना आए उसे अपुनर्भव परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा के अंतर्गत हम मित्र पंचक गुड़ गुगलू गुंजा मधु और आज्य घृत के साथ जो भस्म है उसका चक्रिका बनाते हैं। फिर उसको चक्रिका को समान ताप पे जो पूर्ण अपन भस्म बनाने के समय दे रहे थे उसी ताप पे उसका पाक करते हैं। ऐसा करने पर अगर भस्म में कुछ धातु के कण उपस्थित हो जाते हैं तो वह अपुनर्भव परीक्षा को पास नहीं कर पाती है। अगर ऐसा नहीं होता है, उसमें धातु कण नहीं आते हैं, तो वह अपुनर्भव परीक्षा को पास कर लेती है। ये श्रेष्ठ परीक्षा कही जाती है। निरुद्ध भस्म, चांदी के साथ किसी धातु भस्म को मिलाकर धमन करने से उस भस्म का कुछ अंश यदि चांदी में के साथ मिलता नहीं है तब ऐसी भस्म को निरुद्ध भस्म कहते हैं। ऐसी ही निरुद्ध भस्म अपुनर्भस्म भी कहलाती है। इसका अभिप्राय यह है कि उस भस्म में किसी प्रकार के धातु के सूक्ष्म कण उपस्थित नहीं है। ये उसकी धातु कणों की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है। ये लोह आदि धातुओं के लिए की जाने वाली परीक्षा है।
अब हम कुछ विशिष्ट परीक्षाओं की बात करेंगे जो विभिन्न प्रकार की धातु भस्मों के साथ की जाती है। ये 5 परीक्षाएं जो भी हमने देखी हैं, ये तो सभी प्रकार की भस्मों के साथ की जानी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ परीक्षाएं विशिष्ट भस्मों के संदर्भ में शास्त्रों में वर्णित हैं। जैसे कि पहले देखते हैं अभ्रक के साथ। तो अभ्रक के लिए जो भस्म परीक्षा बताई गई है वो है निश्चंद्र होना। निश्चंद्र का मतलब हुआ कि उसमें चमक रहित। अभ्रक पत्र हम देखते हैं तो उनमें चमक पाई जाती है, लेकिन जो धातु भस्म बननी चाहिए उसमें चमक रहित होना चाहिए। और दूसरा इसमें एक और परीक्षा बताई गई कि काजल के समान होना चाहिए, जो आँखों में आसानी से लगाया जा सके और कोई प्रतिक्रिया ना दे। इस तरीके से हम अभ्रक की भस्म की परीक्षा करते हैं। इसी तरह दूसरी भस्म है हड़ताल। हड़ताल को परीक्षा करने के लिए उपरोक्त वर्णित सभी परीक्षाएं हमें करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी एक परीक्षा और है कि उसे जलती हुई अग्नि में उसकी निर्मित भस्म को डालेंगे तो बिना धुएं के साथ में वो जलने लगेगी। ये उसकी निश्चयतात्मक परीक्षा है कि वह धातु भस्म रूप में परिणित हो चुकी है। इसके बाद है ताम्र आदि धातुएँ। ताम्र आदि धातु से निर्मित भस्म है, उसमें एक विशिष्ट परीक्षा की जाती है, उसे हम अम्ल परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा के अंतर्गत जो निर्मित ताम्र भस्म होती है उसे किसी खट्टे द्रव्य यथा दही, पुराने दही या नींबू स्वरस में रखेंगे, कुछ मात्रा में रखेंगे। तो उसे 24 घंटे रखने के बाद अगर धातु भस्म का वर्ण हरा, नीला आदि अन्यत्र परिवर्तित ना हुआ हो तो वह श्रेष्ठ भस्म मानी जाती है। इसके अलावा शंख आदि जो कैल्शियम प्रिपरेशंस हैं या जिनमें कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, उन धातुओं की भस्मों की परीक्षा करने के लिए हमें क्षारत्व की परीक्षा करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नई से नई वीडियो तुरंत मिल सके। धन्यवाद।